कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लास्ट एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम कहानी पूरी करने जा रहे हैं और कल से हमारी नई कहानी शुरू हो जाएगी, फेक गर्लफ्रेंड। दोस्तों कहानियों को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आर्यन ने स्नेहा की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पजेसिव चमक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, याद रखना स्नेहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मेरी नज़रों से एक पल के लिए ओझल होने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर आगे से स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आर्यन के पीछे चलने लगी। जब वो दोनों 25वीं मंजिल से होते हुए 60वीं मंजिल की तरफ जाने वाली वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो पूरा फ्लोर उन्हें देखकर सन रह गया। स्नेहा का ये नया पावरफुल लुक, आर्यन सर के ठीक पीछे उनका चलना, ये सब लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। तभी रिया ने फुसफुसा कर कहा, ये स्नेहा को क्या हो गया? कल तो ये रो रही थी, आज आर्यन सर के साथ वीआईपी लिफ्ट में। तभी समीक्षा वहां आ धमकी। उसने जब स्नेहा को आर्यन के इतने करीब चलते हुए देखा तो उसका खून खोल उठा। उसने लगा कि ये सही मौका है स्नेहा को सबके सामने बेइज्जत करने का। समीक्षा ने ऊंची आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी सर। यह कहते हुए उसने लिफ्ट के दरवाजा को बंद होने से पहले ही आर्यन और स्नेहा का रास्ता रोक लिया। पूरा फ्लोर सहम गया था। लोगों को लगा कि समीक्षा शायद पागल हो गई, जो कल की चेतावनी के बाद आर्यन सर के सामने आ गई। वहीं आर्यन की आंखों में तुरंत एक खौफनाक गुस्सा आ गया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, समीक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? तभी समीक्षा ने एक झूठी हिम्मत जुटाकर कहा, सर, सर मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। आप इस लड़की स्नेहा के असली चेहरे को नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ी धोखेबाज और कैरेक्टरलेस लड़की है। उसके मुंह से स्नेहा के लिए कैरेक्टरलेस शब्द सुनकर आर्यन के चेहरे की नसें तन गई। उसके हाथ की मुट्ठी कस गई। अगर समीक्षा कोई आदमी होता तो शायद आर्यन अब तक उसकी गर्दन तोड़ चुका होता। आर्यन ने एक ऐसी खतरनाक और खुरदरी आवाज में जिसने पूरे फ्लोर को कपा दिया तेज बोला, अपने जबान पर लगाम रखो समीक्षा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। लेकिन समीक्षा अपने घमंड और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो चुकी थी। उसने पूरे फ्लोर को संबोधित करके जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। ये स्नेहा जो कल सती सावित्री बनने का नाटक कर रही थी, कल शाम को द ग्रैंड ताज होटल में एक प्राइवेट वीआईपी लाउंज में देखी गई है। ये लड़की बड़े बड़े अमीर लोगों को फंसाने का काम करती है। और सर, मुझे पता चला है कि कल आप भी उसी होटल में थे। ये लड़की पक्का आपको ब्लैकमेल कर रही होगी, या आप पर इसने कोई जादू टोना कर दिया है। ऐसी घटिया लड़कियों की वजह से हमारी सनराइज ग्रुप का नाम खराब होगा। इसे अभी के अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब पूरी दुनिया को उसकी और आर्यन की उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल जाएगा। वो शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। समीक्षा ने एक विजयी मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखा। उसे लगा कि आर्यन अब गुस्से में आकर स्नेहा को थप्पड़ मारेगा या फिर उसे यहां से बाहर भगा देगा। आर्यन बिल्कुल शांत था, एक खौफनाक तूफानी शांति। उसने अपनी जगह से एक इंच भी बिना हिले अपने जेब में हाथ डाला और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, तुम सही कह रही हो समीक्षा। कल शाम मैं द ग्रैंड ताज होटल के वीआईपी लाउंज में था और स्नेहा भी वही थी। हम दोनों एक ही कमरे में थे। उसकी यह बात सुनकर पूरे फ्लोर पर एक गहरी सांस खींचने की आवाज आई। लोगों को लगा कि समीक्षा का इल्जाम सच साबित हो रहा है। लेकिन आर्यन ने अपनी बात जारी रखी। उसने मुड़कर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। वो ना में सिर हिला रही थी, जैसे आर्यन को सच बताने से रोक रही हो। लेकिन आर्यन आज किसी को भी नहीं सुनने वाला था। वो इस छुपम छुपाए के खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। आर्यन ने आगे बढ़कर सबके सामने, पूरे ऑफिस की आंखों के ठीक सामने,
स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। उसने स्नेहा की कांपती हुई उंगलियों को अपने फौलादी हाथों में कसकर जकड़ लिया। ये देखकर समीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी आर्यन ने स्नेहा को अपने साथ खड़ा किया और पूरे फ्लोर पर अपनी उस खौफनाक और भारी आवाज में दहाड़कर ऐलान करके बोला, हम दोनों कल शाम होटल के उसी के अंदर थे, क्योंकि ये लड़की, ये स्नेहा, कोई ब्लैकमेलर या धोखेबाज नहीं है। तुम सब कान खोल कर सुन लो। जिस लड़की पर तुम कीचड़ उछाल रहे हो, जिस लड़की को तुम धक्के मारकर निकालने की बात कर रही हो समीक्षा, वो कोई इंटर्न नहीं है। वो इस सनराइज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक की कानूनी पत्नी है। एवरीवन, मीट माय वाइफ, मिसेज स्नेहा आर्यन मल्होत्रा। ये अल्फाज हवा में किसी बम की तरह फटे। 25वीं मंजिल का पूरा फ्लोर ऐसे सुन पड़ गया, मानो किसी ने वहां मौजूद हर इंसान का खून चूस लिया हो। लोग बुत बन चुके थे। किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। समीक्षा का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी और उसका दिमाग इस खौफनाक सच को प्रोसेस करने से इनकार कर रहा था। वाइफ, मिसेज स्नेहा आर्यन मल्होत्रा। समीक्षा ने हकलाकर एक ऐसे पागलों जैसी हंसी हंसकर कहा, सर सर, आप मजाक कर रहे हैं ना सर। ये मामूली सी सेल्स गर्ल आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। वहीं अब आर्यन की आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और अपना फोन निकालकर अपना मौजूद मैरिज सर्टिफिकेट, जो उसने रात ही देशमुख से दोबारा मंगवा लिया था, स्क्रीन पर खोलकर समीक्षा के चेहरे के सामने कर दिया। आर्यन ने फुफकार कर कहा, यह रहा सरकारी मोहर लगा मैरिज सर्टिफिकेट, जिसमें साफ लिखा है स्नेहा मेरी पत्नी है पिछले 1 साल से। समीक्षा ने उस सर्टिफिकेट को देखा। आर्यन मल्होत्रा और स्नेहा वर्मा के दस्तखत और रजिस्ट्रार की मोहर। ये देख समीक्षा के हाथों से उसकी फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिस लड़की को वो कल नंगा करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वो गालियां दे रही थी, वो इस पूरी कंपनी की मालकिन थी। आर्यन ने अपना फोन वापस जेब में रखा। समीक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाकर कहा, कल मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी समीक्षा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की इज्जत पर उंगली उठाकर अपनी मौत के कागज पर खुद साइन कर दिए। यू आर फायर्ड। तुम नौकरी से निकाली जाती हो। उसकी यह बात सुनकर समीक्षा फूट फूट कर रोने लगी। वारन के पैरों में गिरने के लिए आगे बढ़ी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था। स्नेहा मैम, प्लीज मुझे बचा लीजिए स्नेहा मैम। लेकिन आर्य ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करके कहा, इसे अभी के अभी इस बिल्डिंग से धक्के मारकर बाहर निकालो। शहर की हर एक कंपनी में इसका ब्लैक लिस्टेड नोटिस भिजवा दो। ये औरत आज से बाद कॉरपोरेट दुनिया में कभी कदम नहीं रख पाएगी। गार्ड्स ने आगे बढ़कर समीक्षा को उसके बालों और कॉलर से पकड़ा, उसे घसीटकर लिफ्ट की तरफ ले गए। समीक्षा की चीखें और उसके रोने की आवाजें पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी। अहंकार का अंत बड़ा ही भयानक हुआ था। इसके बाद आर्यन ने वहां खड़े बाकी सहमे हुए कर्मचारियों की तरफ देखकर कहा, आज के बाद अगर किसी ने मिसेज मल्होत्रा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम समीक्षा से बदतर होगा। एम आई क्लियर? आगे से पूरे फ्लोर ने एक साथ कहा, यस सर। वहीं आर्यन ने स्नेहा का हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे उसी तरह कस कर पकड़े हुए वीआईपी लिफ्ट में ले गया और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट के अंदर जाते ही स्नेहा ने झटके से अपना हाथ आर्यन के हाथों से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। स्नेहा ने रोकर चिल्लाकर कहा, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था ना कि किसी को मत बताना। आपने सबके सामने तमाशा बना दिया। अब मैं इस ऑफिस में किस मुंह से आऊंगी? सब मुझे क्या समझेंगे कि मैंने पैसे के लिए आपसे। तभी आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर स्नेहा को दीवार से सटा दिया। उसने
स्नेहा के दोनों कंधों को पकड़ा। आर्यन ने जोर से कहा, सब तुम्हें इस कंपनी की मालकिन समझेंगे और तुम्हें किसी से डरने या छुपने की कोई जरूरत नहीं है। वो घटिया औरत तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रही थी। क्या मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखता? तो मेरी पत्नी हो स्नेहा, और आर्यन मल्होत्रा अपनी चीजों की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। तभी स्नेहा ने आर्यन की छाती पर मुक्का मारकर कहा, मैं आपकी कोई चीज नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, और मैं इस झूठे रिश्ते को नहीं मानती। तभी आगे से आर्यन ने स्नेहा के मुक्के को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने स्नेहा की आंखों में बहुत ही गहराई से देखकर अपनी आवाज को एकदम नरम कर लिया। आर्यन ने फुसफुसा कर कहा, झूठा रिश्ता? अगर ये रिश्ता झूठा है स्नेहा, तो कल रात उस ड्रग के नशे में तुमने मुझे गले क्यों लगाया था? कल रात जब कपूर ने तुम पर हाथ उठाया था, तो मेरा खून क्यों खोल उठा था? अगर ये रिश्ता झूठा है, तो आज जब समीक्षा तुम्हें बेइज्जत कर रही थी, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे कोई मेरी रूह को काट रहा हो? स्नेहा इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाई। उसके होठ कांपने लगे। आर्यन के इन शब्दों में एक ऐसा अनकहा प्यार और अधिकार था जिसने स्नेहा के अंदर की सारी नफरत को एक पल में पिघला दिया। स्नेहा ने नजरें झुकाकर रोकर कहा, मैं नहीं जानती। आर्यन ने स्नेहा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक बहुत ही कोमल लेकिन अधिकार से भरा चुंबन अंकित करके कहा, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना जान लो कि अब तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसी दिन दोपहर को आर्यन ने अपने सारे बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दिए। उसने स्नेहा को अपने साथ गाड़ी में बैठाया। तभी स्नेहा ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? आगे से आर्यन ने बहुत ही शांत लहजे में जवाब देकर कहा, तुम्हारी माँ से मिलने। एक दामाद को अपनी सास का आशीर्वाद तो लेना चाहिए। स्नेहा की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, नहीं, मेरी माँ बड़ी बीमार है। अगर उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चला तो। तभी आगे से स्नेहा का हाथ आर्यन ने अपने हाथ में लिया और बोला, उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा। उन्हें बस इतना पता चलेगा कि उनकी बेटी ने एक ऐसे इंसान से शादी की है जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। प्यार, ये शब्द सुनकर स्नेहा के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। क्या आर्यन मल्होत्रा जैसा पत्थर दिल इंसान उससे प्यार करने लगा था? गाड़ी शहर के सबसे बड़े और महंगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वीआईपी विंग में आकर रुकी, जहां आर्यन ने कल रात ही स्नेहा की मां को शिफ्ट करवा दिया था। कमरे के अंदर स्नेहा की मां एक आरामदायक बिस्तर पर लेटी थी। उनके चेहरे पर अब बीमारी की वो थकान नहीं थी। जब उन्होंने स्नेहा को आर्यन के साथ देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। स्नेहा ने अपनी मां को पुकार कर कहा, मां। स्नेहा दौड़कर अपनी मां के गले लग गई और रोने लगी। आर्यन धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास गया। वो इंसान जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री बिजनेसमैन सिर झुकाते थे, आज उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्नेहा की मां के पैर छू लिए। तभी मां ने आर्यन के सिर पर हाथ फेर कर कहा, खुश रहो बेटा। फिर उन्होंने स्नेहा की तरफ आगे देखकर कहा, स्नेहा, आर्यन बेटा ने मुझे ये सब बता दिया है। कैसे तुम दोनों ने एक साल पहले मंदिर में सादगी से शादी कर ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा, मुझे तुम पर बड़ा नाज है। आर्यन जैसा दामाद पाकर मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। उनकी ये बात सुनकर स्नेहा ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसकी मां से झूठ बोला था, लेकिन ये झूठ इतना खूबसूरत और सुकून देने वाला था कि स्नेहा चाहकर भी सच नहीं बोल पाई। आर्यन ने स्नेहा की मां के दिल से अपनी बेटी के भविष्य का सारा डर हमेशा के लिए मिटा दिया था। आर्यन ने स्नेहा की मां का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब स्नेहा की और आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से आपका इलाज करवा रहा हूँ। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमारे साथ हमारे घर मल्होत्रा मैंशन में रहने जाएंगी। माँ की आंखों की खुशी आंसू बहाने लगे। स्नेहा भी अब अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उसने आर्यन की तरफ एक ऐसी नजर से देखा
जिसमें कोई नफरत या डर नहीं था, बल्कि एक असीम कृतज्ञता और एक अनकहा सा प्यार जन्म ले रहा था। उस दिन हॉस्पिटल के कमरे में 1 साल पहले किए गए उस झूठी कागजी कॉन्ट्रैक्ट ने एक सच्चे और पवित्र और जीवन भर के रिश्ते का रूप ले लिया। नियति का खेल पूरा हो चुका था। जिस मजबूरी ने उन्हें 1 साल पहले बिना चेहरा देखे एक दूसरे से बांधा था, आज उसे नियति ने उन्हें एक दूसरे की ढाल, एक दूसरे की जुनून और एक दूसरे का बेइंतहा प्यार बना दिया था। आर्यन मल्होत्रा, जो प्यार को महज एक सौदेबाजी समझता था, आज अपनी उस कागजी पत्नी के प्यार के इस कदर अंदर हार चुका था कि उसके लिए दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने को तैयार था। और स्नेहा, जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष के लिए बिताई थी, उसे एक ऐसा हमसफर मिल तो गया था जो ना उसे सिर्फ सम्मान करता था, बल्कि उसे एक महारानी की तरह अपने पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था। 1 साल की खामोशी के बाद आर्यन और स्नेहा की असली प्रेम कहानी का बड़ा खूबसूरत, जुनूनी और शक्तिशाली आगाज हो चुका था। हॉस्पिटल के उस शांत वीआईपी कमरे में भावनाओं का जो सैलाब आया था, उसने आर्यन और स्नेहा के बीच की उस अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए ढहा दिया था। स्नेहा की मां के चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी, वो स्नेहा के लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर थी। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तो शाम घिर आई थी। आसमान में तारों ने अपनी जगह बना ली थी। रॉयल्स रॉयल्स की पिछली सीट पर दोनों खामोश बैठे थे, लेकिन यह खामोशी अब घुटन भरी नहीं थी। इसमें एक अनकहा सा सुकून था। आर्यन का हाथ अभी स्नेहा के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। स्नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो खिड़की से बाहर भागते हुए शहर को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग अपने बगल में बैठे उस इंसान पर केंद्रित था जिसने महज कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। तब स्नेहा ने धीमी और कांपती आवाज में कार के सन्नाटे को तोड़कर कहा, थैंक यू। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर पूछा, किस लिए? स्नेहा ने नजर झुकाकर कहा, मेरी माँ से वो झूठ बोलने के लिए। अगर उन्हें सत्ता पता चल जाता तो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। आपने उनके दिल से हर डर निकाल दिया। उसकी यह बात सुनकर आगे से आर्यन ने थोड़ा खिसक कर स्नेहा के करीब आकर कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला स्नेहा। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। और आर्यन मल्होत्रा कभी ऐसे वादे नहीं करता जो वो निभा न सके। प्यार, ये शब्द बार बार आर्यन के मुंह से सुनकर स्नेहा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्या वो सच था? क्या ये खूंखार और पत्थर दिल इंसान उसे सच में प्यार करने लगा था, या ये सिर्फ उसका एक नया जुनून था? स्नेहा के अंदर सवालों का बवंडर था, लेकिन आर्यन की आंखों में जो गहराई थी, वो उसे हर सवाल भूलने पर मजबूर कर रही थी। उसके बाद गाड़ी जब मल्होत्रा मेंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई तो स्नेहा हैरान रह गई। पूरा मेंशन रंग बिरंगी रोशनियों, दियों और फूलों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आज यहाँ पर दिवाली हो। तभी स्नेहा ने हैरानी से बाहर देखकर पूछा, ये सब क्या है? उसके यह बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी दादी का काम है। उन्हें जब पता चला है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर पर ला रहा हूँ, तो वो तुम्हारी असली गृह प्रवेश की रस्म की तैयारी में लगी है। 1 साल पहले जब हमने शादी की थी, तब ये सब नहीं हो पाया था, लेकिन दादी किसी भी रस्म को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। गाड़ी पोर्टिको में रुकी। आर्यन गाड़ी से उतरा और उसने खुद स्नेहा के साइड का दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्नेहा ने एक पल के लिए झिझक कर अपना नाजुक हाथ आर्यन के फौलादी हाथों में रख दिया। जैसे वो दोनों मेंशन के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां दादी एक बड़ी सी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके लिए घर का सारा स्टाफ लाइन में हाथ बांधे खड़ा था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने स्नेहा को उस पेस्टल पिंक सूट में देखा तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। दादी ने स्नेहा को दरवाजे पर ही रोक कर कहा, रुक जा मेरी बच्ची, आज मेरे घर की असली लक्ष्मी आई है। इस घर का 1 साल का इंतजार तेरा ही था कर रहा था।
ये कहते हुए उन्होंने पूरे विधि विधान से आर्यन और स्नेहा की आरती उतारी। उसके बाद दादी के इशारे पर एक नौकरानी ने चावल से भरा एक कलश लाल रंग के पानी का थाल दरवाजे पर रख दिया। तभी दादी ने प्यार से कहा, दाएं पैर से कलश को गिराकर कुमकुम के पानी में अपने पैर रखकर अंदर आओ बेटा। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा की आंखें भर आई। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसे कभी इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। उसने दादी के कहे अनुसार रस्म पूरी की। मेंशन के फर्श पर अपने लाल पैरों के निशान छोड़ते हुए अंदर कदम रखा। आर्यन के ठीक पीछे चल रहा और वो नजरें सिर्फ स्नेहा पर गड़ाए था। तभी दादी ने स्नेहा को गले लगाकर कहा, आज से ये घर, ये दौलत, ये नौकर चाकर सब तेरी हैं स्नेहा। और अगर इस खड़ूस आर्यन ने तुझे कभी परेशान भी किया तो सीधा मुझे बताना, मैं इसकी छड़ी से खबर लूंगी। दादी की बात सुनकर स्नेहा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। आर्यन ने बस अपनी आंखें घुमा ली। रात के 11 बज चुके थे। रस्मों और डिनर के बाद दादी ने आर्यन को आदेश दिया कि वो स्नेहा को उसके कमरे में ले जाए। आर्यन स्नेहा को लेकर मैंशन के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित अपने मास्टर बेडरूम में गया। ये कमरा स्नेहा के पुराने पूरे घर से 3 गुना बड़ा था। कमरे में इटालियन लेदर का एक विशाल किंग साइज बेड था, जिस पर गुलाब की ताजा पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। कमरे की बालकनी में पूरा शहर दिखाई दे रहा था। स्नेहा दरवाजे पर ठिठक कर रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब वो और आर्यन इस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। पति पत्नी के रूप में ये उसकी पहली रात थी। स्नेहा का शरीर घबराहट से कांपने लगा और उसने अपनी उंगलियों को आपस में कसकर फंसा लिया। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर स्नेहा को देखा। वो स्नेहा की घबराहट को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। वो धीरे धीरे चलकर स्नेहा के पास आया। स्नेहा डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है स्नेहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तुम सोच रही हो कि मैं अपने पति होने का हक जताकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, लेकिन तुम आर्यन मल्होत्रा को अभी तक समझ नहीं पाई हो। ये कहते हुए आर्यन ने आवाज बड़ी ही कोमल की। आर्यन ने स्नेहा के दोनों कंधों पर बड़ी ही नजाकत से पकड़कर कहा, ये बिस्तर, ये कमरा आज से तुम्हारा है। मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक खुद मुझे अपना नहीं मान लेती। जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए हर डर नफरत खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम सिर्फ एक कमरे में रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सम्मान पर कोई नाच नहीं आएगी। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा ने हैरानी से आर्यन की आंखों में देखा। वहां कोई हवस या जबरदस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक ऐसा सम्मान था जो स्नेहा को भीतर तक छू गया। तभी आर्यन ने वार्डरोब खोला और उसमें से एक तकिया और चादर निकालकर स्नेहा से कहा, मैं काउच पर सो जाऊंगा, तुम आराम से बिस्तर पर सो सकती हो। वॉशरूम के लिए फ्रेश कपड़े रखे हैं। यह कहकर आर्यन कमरे के एक कोने में रखे सोफे पर चला गया। स्नेहा बस अवाक खड़ी उसे देखती रही। ये क्या था? स्नेहा ने तभी वॉशरूम जाकर अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। गुलाब की खुशबू और आर्यन के इस वादे ने उसे एक ऐसी गहरी नींद में सुला दिया जो उसने पिछले 1 साल से नहीं ली थी। जहां मल्होत्रा मेंशन में एक नई प्रेम कहानी जन्म ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे कोने में बहुत ही खौफनाक साजिश रची जा रही थी। मिस्टर कपूर का शहर के बाहर एक सीक्रेट फार्म हाउस था। रात के अंधेरे में वहां एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से समीक्षा बाहर निकली। उसका चेहरा नफरत और गुस्से से जल रहा था। आर्यन के हाथों हुई इस बेइज्जती और अपनी नौकरी छिन जाने के बाद समीक्षा ने शहर के कई लोगों से आर्यन के दुश्मनों के बारे में पता लगाया। मिस्टर कपूर का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि कल ही कपूर ने भी आर्यन के हाथों अपने 60% शेयर स्नेहा के नाम पर ट्रांसफर किए थे। कपूर अपने हाथ में विस्की का गिलास लिए फार्म हाउस के हॉल में बैठा था। कपूर ने अपनी भद्दी सी हंसी हंसकर कहा, "हो, तो तुम हो वो हो एचआर हेड जिसे आज आर्यन ने कुत्तों की तरह अपनी कंपनी से बाहर निकाला है?" समीक्षा ने अपने दांत पीस कर कहा, बकवास बंद कीजिए मिस्टर कपूर। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, आर्यन मल्होत्रा और उसकी 2 कौड़ी की बीवी स्नेहा। आर्यन ने मुझे मेरी इज्जत और मेरा करियर छीना, और आपसे आपके करोड़ों के शेयर्स।
उसकी यह बात सुनकर कपूर की आंखों में आग भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, वो शेयर्स मेरी जिंदगी कमाई थी। उस आर्यन ने मुझे पूरी महफिल के सामने बेइज्जत किया। मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहता हूँ। तभी समीक्षा ने कपूर के सामने बैठकर अपनी चाल चलकर कहा, तो चलिए हाथ मिलाते हैं। आर्यन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसकी ताकत उसकी कंपनी नहीं बल्कि उसकी अब वो बीवी बन गई है। आर्यन स्नेहा के लिए पागल हो चुका है। अगर हम स्नेहा को ही खत्म कर दें या उस पर कोई ऐसा दाग लगा दे कि आर्यन खुद उसे छोड़ दे, तो आर्यन मल्होत्रा जीते जी मर जाएगा। उसकी ये बात सुनकर कपूर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा इरादा क्या है? तभी समीक्षा ने अपनी फाइल को से कुछ कागजात निकाल कर कहा, अगले हफ्ते सनराइज ग्रुप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द क्राउन मॉल का लॉन्च इवेंट है। इस इवेंट में पूरे देश के मिनिस्टर्स और वीआईपी आने वाले हैं। मुझे पता चला है कि आर्यन इस इवेंट में स्नेहा को अपनी पत्नी के रूप में पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है। हमें इस इवेंट को आर्यन की जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनाना होगा। समीक्षा ने कपूर के कान में अपनी घिनौनी साजिश बता दी। उसकी ये साजिश सुनकर कपूर ने जोर से हंसकर कहा, वाह परफेक्ट। इस काम के लिए मेरे पास शहर के सबसे खूंखार गुंडे हैं। अगले हफ्ते उस इवेंट में आर्यन मल्होत्रा अपनी खूबसूरत बीवी की लाश उठाएगा और उसी के साथ दोनों ने अपने अपने गिलास टकराए। एक भयंकर तूफान अब मल्होत्रा परिवार की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अगली सुबह जब स्नेहा की आंखें खुली तो सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। उसने उठकर देखा तो सोफा खाली था। आर्यन वहां पर नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आई। वहां दादी और आर्यन पहले से नाश्ता कर रहे थे। आर्यन आज बहुत ही शानदार नेवी ब्लू सूट में था। उसने जैसे ही स्नेहा को देखा उसकी नजरें उस पर टिक गई। स्नेहा ने एक सिंपल सा खूबसूरत फ्लोरल साड़ी पहनी थी। तभी दादी ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, आजा मेरी बच्ची, नाश्ता कर ले। इसके नाश्ता करने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठकर कहा, चलो स्नेहा, ऑफिस का समय हो गया है। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा ने हैरानी से पूछा, ऑफिस? लेकिन अब तो सबको पता चल गया है कि मैं आपकी आपकी पत्नी हूँ। अब मैं वहां इंटर्न के रूप में कैसे काम कर सकती हूँ? तभी आर्यन ने उसके करीब आकर बड़े ही अधिकार से कहा, तुम वहां इंटर्न के रूप में काम नहीं करोगी। तुम इस कंपनी के मालकिन हो, 50% शेयर के हकदार हो, जो आर्यन ने रात में ही स्नेहा के नाम पर ट्रांसफर किया था। तुम मेरे साथ मेरी ही कैबिन में बैठोगे। मैं तुम्हें अपना पूरा बिजनेस सिखाऊंगा। आर्यन मल्होत्रा की पत्नी सिर्फ घर में बैठकर रोटियां नहीं बनाएगी, वो मेरे साथ मेरा एम्पायर चलाएगी। स्नेहा आर्यन की इस सोच पर हैरान थी। वो उसे सिर्फ एक शोपीस नहीं बल्कि अपने बराबर का दर्जा दे रहा था। जब आर्यन और स्नेहा सनराइज टावर पहुंचे तो नजारा बिल्कुल अलग था। कल जो लोग स्नेहा पर ताने कस रहे थे, आज वो सब लाइन में खड़े होकर 90 डिग्री झुककर स्नेहा को गुड मॉर्निंग मैम कह रहे थे। रिया और तान्या डर के मारे कांप रही थी, लेकिन स्नेहा ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसका दिल इतना बड़ा था कि वो छोटी बातों पर बदला नहीं लेना चाहती थी। आर्यन स्नेहा को 60वीं मंजिल पर अपने कैबिन में ले गया। उसने अपने विशाल डेस्क के बिल्कुल बगल में एक शानदार डेस्क लगवाई थी, जिस पर मिसेस स्नेहा मल्होत्रा को चेयरपर्सन के नेम प्लेट लगी थी। स्नेहा ने अपनी डेस्क को छुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सबके सामने उसके सामने फाइल रख कर कहा, यहाँ से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। मिस्टर कपूर के जो शेयर्स तुमने जीते थे, उस कंपनी का पूरा काम आज से तुम संभालोगी। स्नेहा, जो हमेशा से एक बहुत ही होनहार और तेज दिमाग वाली लड़की थी, उसने कुछ ही दिनों में कंपनी के कामों को इतनी बारीकी से सीख लिया कि आर्यन भी दंग रह गया। मीटिंग्स में स्नेहा के सुझाव और उसकी स्ट्रेटेजी देखकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैरान रह जाते थे। आर्यन को अब स्नेहा की खूबसूरती से ज्यादा उसके दिमाग और उसकी बुद्धिमानी से प्यार होने लगा था। और मीटिंग्स के दौरान अक्सर स्नेहा को बोलते हुए बस निहारता रहता। उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि दो बेहतरीन पार्टनर्स का भी बन चुका था। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। स्नेहा को इस घर में आए 15 दिन हो चुके थे।
इन 15 दिनों में आर्यन ने अपना वादा पूरी तरह से निभाया था। वो रोज सोफे पर सोता, स्नेहा को उसका स्पेस देता। लेकिन रात के अंधेरे में जब स्नेहा सो रही होती तो आर्यन अक्सर उठकर उसके चेहरे को निहारता रहता। एक दिन शाम को जब दोनों ऑफिस से लौटे तो दादी हॉल में बहुत सारे डिजाइनर्स और ज्वेलर्स के साथ बैठी थी। आर्यन ने दादी से पूछा, दादी, ये सब क्या है? आगे से दादी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने फैसला किया है कि इस रविवार को द क्राउन मॉल का लॉन्च इवेंट होगा। उसी दिन शाम को मैं पूरे शहर और देश के सामने तुम दोनों के रिसेप्शन की ग्रैंड पार्टी दूंगी। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मल्होत्रा परिवार की बहू कौन है। इन डिजाइनर्स को मैंने स्नेहा के रिसेप्शन के लहंगे और गहनों के लिए बुलाया है। उनकी ये बात सुनकर स्नेहा थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से कहा, दादी, इतने बड़े फंक्शन की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही ठीक हैं। तभी दादी ने उसे बड़े प्यार से डांट कर कहा, चुप कर, मुझे मेरे पोते बहू को पूरी दुनिया को दिखाना है। रात को कमरे में स्नेहा शीशे के सामने खड़ी अपने इयररिंग्स उतार रही थी। आर्यन वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसने सिर्फ एक लोअर पहना था और उसका ऊपर का बदन खुला था। स्नेहा ने आर्यन के खूबसूरत और कसरती बदन को देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। आर्यन ने आईने में स्नेहा की चोरी पकड़ ली। वो एक शरारती मुस्कान के साथ स्नेहा के पीछे आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने बदन से आती हुई शावर की तेज ताजा खुशबू स्नेहा के होश उड़ा रही थी। आर्यन ने स्नेहा के कानों के पास मुंह कर बोला, तुम चाहो तो मुझे सीधा देख सकती हो स्नेहा, आईने में छुप छुप कर देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुनकर स्नेहा घबरा गई। उसने हकला कर कहा, मैंने कब देखा, मैं तो। तभी आर्यन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर स्नेहा की खुली जुल्फों में एक तरफ किया और उसके गर्दन पर एक बहुत ही कोमल सा चुंबन कर लिया। स्नेहा की सांसें गले में अटक गई। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथों से ड्रेसिंग टेबल के किनारों को कसकर पकड़ लिया। उसी समय आर्यन ने बड़े ही मादक आवाज में कहा, रविवार को रिसेप्शन है, पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा। क्या उस रात भी तुम मुझे उस सोफे पर सुलाओगी? स्नेहा का दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि आर्यन उसे साफ सुन सकता था। स्नेहा के अंदर की सारी हिचकिचाहट अब डर खत्म हो चुके थे। उसने एक साल में जिस आर्यन को देखा था वो बड़ा पीछे छूट गया था। अब जो आर्यन उसके सामने था उसका रक्षक, उसका साथी, उसका प्यार था। स्नेहा ने अपनी आंखें खोली। उसने आईने के सामने आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। स्नेहा ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, शायद रविवार के बाद सोफे की जरूरत ना पड़े। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में एक ऐसा सुकून और जीत की चमक आई जो उसने करोड़ों की डील के बाद भी महसूस नहीं की होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रविवार का दिन उनके प्यार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लेकर आने वाला था। ऐसे ही रविवार की शाम भी आ गई। पूरा इंदौर शहर द क्राउन मॉल के ग्रैंड लॉन्च और आर्यन मल्होत्रा के रिसेप्शन पार्टी के लिए दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहर और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और मीडिया वाले वहां मौजूद थे। स्नेहा ने लाल और सुनहरे रंग का एक बड़ा भारी खूबसूरत सब ऐतिहासिक लहंगा पहना था। उसके गले में करोड़ों के हार का हीरा था। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आर्यन ब्लैक टक्सीडो में हमेशा की तरह बड़ा हैंडसम और खूंखार लग रहा था। जैसे ही आर्यन की और स्नेहा के हाथ पकड़कर एंट्री हुई, आर्यन ने स्नेहा को मीडिया के सामने अपनी आधिकारिक पत्नी के रूप में पेश किया। हर कोई स्नेहा की सादगी और खूबसूरती का कायल हो गया। पार्टी बड़ी शानदार चल रही थी। दादी मेहमानों से मिल रही थी। आर्यन और स्नेहा स्टेज पर खड़े थे। लेकिन भीड़ के बीच वेटर के भेष में मिस्टर कपूर के भेजे खूंखार गुंडे हाथ में साइलेंसर लगी बंदूक लिए घूम रहे थे और दूर से बालकनी से समीक्षा चेहरे पर नकाब बांधे इस पूरे नजारे को देख रही थी। समीक्षा ने मन ही मन में सोचा, अब तेरा खेल खत्म स्नेहा। यह सोचते हुए समीक्षा ने अपने फोन पर मैसेज टाइप किया, गोली चलाओ। इसी समय उधर स्टेज पर आर्यन किसी क्लाइंट से बात कर रहा था।
तभी स्नेहा को थोड़ी प्यास लगी और उसने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आर्यन, मैं एक गिलास पानी ले आऊं? आगे से आर्यन ने तुरंत कहा, रुको, मैं मंगवा देता हूँ। लेकिन स्नेहा ने बड़े ही प्यार से सिर हिलाकर कहा, अरे नहीं, मैं वहीं टेबल से ले लेती हूँ, आप बात कीजिए। ये कहते हुए स्नेहा ने मुस्कुराकर स्टेज की सीढ़ियों से नीचे उतरी और ड्रिंक्स वाले टेबल की तरफ जाने लगी। तभी वेटर के भेष में एक गुंडा स्नेहा के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने ट्रे के नीचे छुपाई साइलेंसर वाली पिस्तौल निकाली। उसका निशाना सीधा स्नेहा के सीने पर साध लिया। आर्यन की तेज नजरें हमेशा खतरे को भांप लेती थी। जब वो क्लाइंट से बातें कर रहा था तब उसकी नजर उस वेटर पर पड़ी जिसकी ट्रे के नीचे से स्टील की एक नली चमक रही थी। आर्यन का दिल खौफ से रुक गया। वो निशाना स्नेहा पर था। तभी आर्यन ने चिल्लाकर कहा, स्नेहा, हटो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से एक खौफनाक दहाड़ लगाई और स्टेज को चीरकर हवा में छलांग लगा दी। उसी समय गुंडे ने ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरती हुई स्नेहा की तरफ बढ़ रही थी। स्नेहा ने आर्यन की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि गोली स्नेहा को छू पाती, आर्यन हवा में उड़ता हुआ स्नेहा के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया था। गोली स्नेहा को लगने के बजाय सीधा आर्यन मल्होत्रा के दाहिने कंधे को चीरकर बाहर निकल गई। खून का तेज फव्वारा फूटा और आर्यन के सफेद शर्ट और ब्लैक कोट को सुर्ख लाल कर गया। स्नेहा का एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने चिल्लाकर कहा, आर्यन! लेकिन आर्यन पूरी गोली लगने के बाद जमीन पर नहीं गिरा। उसने अपना संतुलन बनाया। उसके चेहरे पर एक दर्द की लकीर थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत का खौफ नाच रहा था। आर्यन ने अपने घायल कंधे की परवाह किए बिना उस गुंडे की तरफ छलांग लगा दी। इससे पहले कि गुंडा दूसरी गोली चला पाता, आर्यन ने अपने बाएं हाथ से गुंडे का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर कांच की मेज पर दे मारा। मेज चकनाचूर हो गई और गुंडा बेहोश हो गया। पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने चारों तरफ से हॉल को घेर लिया। बाकी के गुंडों को पकड़ लिया और आर्यन का खून तेजी से बह रहा था। वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। स्नेहा दौड़कर आर्यन के पास पहुंची। वो पागलों की तरह रो रही थी। उसका अपना भारी दुपट्टा उसने फाड़ा और आर्यन के बहते खून को रोकने के लिए कंधे पर कसकर बांध दिया। उसने उसके हाथ भी खून से सन गए थे। स्नेहा ने रोकर कहा, आर्यन, आर्यन प्लीज आंखें खुली रखना, एम्बुलेंस बुलाओ को जल्दी। स्नेहा चीख रही थी। उसी समय आर्यन ने बड़ी ही मुश्किल से अपना खून से सना हाथ उठाया। स्नेहा के आंसुओं से भीगे गाल को छुआ। उसके चेहरे पर दर्द की एक सुकून भरी मुस्कान थी। आर्यन ने हाँफ कर कहा, रोना बंद करो स्नेहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक आर्यन मल्होत्रा जिंदा है तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तभी स्नेहा ने आर्यन का सिर अपनी गोद में रखकर कहा, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ आर्यन, बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। स्नेहा के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, ओह, अब तो मौत से भी लड़कर वापस आऊंगा। ये कहते हुए आर्यन बेहोश हो गया। अगले 48 घंटे मल्होत्रा परिवार के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। आर्यन को बड़े ही गंभीर सर्जरी हुई। गोली से उसकी हड्डी को नुकसान पहुंचा था। स्नेहा इन 2 दिनों में एक पल भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं आई। उसने कुछ नहीं खाया। वो बस आर्यन के आईसीयू के शीशे के बाहर हाथ जोड़े खड़ी रही। जब आर्यन को होश आया तो उसकी आंखें उसने खोली तो उसके बिस्तर के पास स्नेहा बैठी थी, जिसका सिर आर्यन के हाथ पर टिका हुआ था और वो थक कर सो गई थी। आर्यन ने बड़े ही प्यार से दूसरे हाथ से स्नेहा के बालों को सहलाया। स्नेहा की आंख खुल गई। आर्यन को होश में देखकर वो फूट फूट कर उसके गले लग गई। तभी स्नेहा ने रोकर कहा, तुम पागल हो, तुमने मेरी जान बचा ली। आगे से आर्यन ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी जान ही में तो मेरी जान बसती है। लेकिन आर्यन मल्होत्रा शांत बैठने वालों में से नहीं था। हॉस्पिटल के बिस्तर से ही उसने अपने सबसे खूंखार आदमियों को ऑर्डर दे दिया था। कुछ ही घंटों के अंदर मिस्टर कपूर समीक्षा को उनके बिलों से घसीट कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
आर्यन ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन दोनों पर अटेम्प्ट मर्डर और टेररिज्म के इतने गंभीर चार्ज लगवाए कि उन्हें जमानत मिलना तो दूर, उनकी पूरी जिंदगी जेल में काल कोठरी में सड़ने का इंतजाम हो गया था। कपूर का पूरा बिजनेस साम्राज्य आर्यन ने मिट्टी में मिला दिया। कुछ महीनों बाद मल्होत्रा मैंशन के उस खूबसूरत बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन, जिसका कंधा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, पीछे से आकर स्नेहा को अपनी बाहों में भर लिया उसने। तभी आर्यन ने स्नेहा की गर्दन पर अपनी ठुंडी टिकाकर कहा, आज ऑफिस नहीं जाना मिसेज मल्होत्रा? तभी आगे से स्नेहा ने मुस्कुराकर आर्यन के सीने पर टिक कर बोला, आज मुझे मेरे पति के साथ समय बिताना है, ऑफिस का काम चेतन संभाल लेगा। उसकी यह बात सुनकर आर्यन ने स्नेहा की तरफ पलटा, उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा, एक साल पहले जब मैंने वो मैरिज सर्टिफिकेट साइन करवाया था तो मुझे लगा था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सौदा था। तभी स्नेहा ने मुस्कुराकर अपने हाथ आर्यन के गले में डाल दिए और बोली, और मेरे लिए वो लकड़ी का बोर्ड जिस पर मैंने 2 करोड़ मांगे थे, वो मेरी किस्मत का बोर्ड बन गया, क्योंकि उस बोर्ड ने मुझे आपसे मिलवाया। ऐसे ही समय के पंख लग गए थे। उन खौफनाक घटनाओं और तूफानी रिसेप्शन के बीते हुए पूरे 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में मल्होत्रा मैंशन और सनराइज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री दोनों ही पूरी दुनिया से बदल चुकी थी। जो रिश्ता एक मजबूरी, एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट और 2 करोड़ रुपए की शर्त से शुरू हुआ था, अब वो एक ऐसी मिसाल बन चुका था जिसकी कस्में पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में खाई जाती। आर्यन मल्होत्रा, जो कभी अपने खूंखार, निर्दयी और भावहीन रवैये के लिए जाने जाता था, आज भी बिजनेस की दुनिया में एक खूंखार शेर ही था। लेकिन अब उस शेर की एक ऐसी कमजोरी, या यूं कहें कि एक ऐसी ताकत थी जो उसे पहले से ज्यादा खतरनाक और अजय बनाती थी, उसकी पत्नी स्नेहा मल्होत्रा। स्नेहा अब वो डरी सहमी, बिना डिग्री वाली इंटर नहीं रही। इन 5 सालों में आर्यन के मार्गदर्शन और अपनी खुद की गजब बुद्धिमानी से स्नेहा सनराइज ग्रुप की को चेयरपर्सन के रूप में अपनी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसका पहनावा, उसकी बात करने का तरीका, सब कुछ एक ऐसी महारानी जैसा हो गया था जो अपने साम्राज्य को बहुत ही प्यार और शक्ति दोनों से चलाना जानती थी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात थी, आज मल्होत्रा मैंशन में एक और खुशी दस्तक देने वाली थी। मल्होत्रा मैंशन के उस विशाल मास्टर बेडरूम में सुबह की हल्की हल्की धूप छन कर आ रही थी। कमरे का तापमान एकदम सामान्य था। आर्यन, जो हमेशा सुबह 6 बजे उठकर जिम में पसीना बहाता था, आज सुबह 7 बजे तक बिस्तर पर ही था। उसका एक हाथ अपने सीने पर लेटी स्नेहा के बालों को सहला रहा था। स्नेहा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका पेट काफी बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बड़ा खूबसूरत और रूहानी नूर चमक रहा था। स्नेहा ने हल्की सी करवट ली। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि आर्यन उसे निहार रहा है। स्नेहा ने आर्यन की दाढ़ी पर अपनी उंगलियां फेर कर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। आगे से आर्यन ने स्नेहा के माथे पर एक डीप किस करके कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसी हो तुम? रात में पीठ में दर्द तो नहीं हुआ? अगर दर्द है तो मैं भी डॉक्टर खन्ना को कॉल। तभी स्नेहा ने हंसकर आर्यन के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, आर्यन शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका यह होने वाला वारिस भी ठीक है। आप बेवजह इतना परेशान क्यों होते हैं? प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है। उसकी यह बात सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली। इन 7 महीनों में आर्यन की हालात किसी और प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड जैसी हो गई थी। वो स्नेहा को एक खरोंच तक नहीं लगने देना चाहता था। उसी मेंशन की सीढ़ियों पर उसने कारपेट भी बिछवा दिए थे। स्नेहा का डाइट प्लान दुनिया के टॉप न्यूट्रिशियंस से बनवाया था। ऑफिस में स्नेहा की डेस्क के पास एक मिनी क्लिनिक बनवा दिया था। तभी आर्यन ने ऑर्डर देख अली लहजे में कहा, मुझे पता है बीमारी नहीं है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम आज ऑफिस नहीं जा रही हो, तुम घर पर दादी के साथ आराम करोगी। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा उठकर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर एक नकला गुस्सा लाकर कहा,
बिल्कुल नहीं, आज दुबई वाले रॉयल ओएसिस प्रोजेक्ट की फाइनल बिडिंग है। ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आर्यन। मैंने इस पर पिछले 1 साल से एक दिन रात मेहनत की। मैं इस मीटिंग को किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती। आर्यन जानता था कि जब स्नेहा किसी चीज की जिद पकड़ लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसने हार मानने के लिए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीटिंग के दौरान तुम खड़ी नहीं होगी और कोई स्ट्रेस नहीं लोगी। अगर मुझे लगा कि तुम थक रही हो तो मैं मीटिंग वहीं पर कैंसिल कर दूंगा, समझी? आगे से स्नेहा ने आर्यन के गाल पर किस करके कहा, यस बॉस। ये कहते वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। सनराइज ग्रुप का हेड ऑफिस आज एक अलग ही हलचल से गुजर रहा था। दुबई में एक मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी का प्रोजेक्ट रॉयल ओएसिस शुरू होने वाला था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी इको फ्रेंडली रिजॉर्ट होने वाला था। स्नेहा ने इस प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन बिजनेस की दुनिया में आप जब तरक्की कर रहे हैं तो दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए एक और बड़ी इंटरनेशनल कंपनी वाइपर ग्लोबल ने एक एडी चोटी का जोर लगा दिया था। वाइपर ग्लोबल का सीईओ विक्रमादित्य सिंघानिया एक बहुत ही क्रूर, शातिर और औरतों को नीचा समझने वाला इंसान था। विक्रमादित्य का मानना था कि बिजनेस औरतों के बस की बात नहीं है और वो किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट सनराइज ग्रुप और खास तौर पर स्नेहा के हाथों से छीनना चाहता था। दोपहर के 12 बजे सनराइज टावर का विशाल बोर्डरूम खचाखच भरा हुआ था। दुबई के शेख और इन्वेस्टर्स टेबल की तरफ बैठे थे। टेबल के दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंघानिया अपनी टीम के साथ बहुत ही घमंडी मुस्कान लिए बैठा था। तभी बोर्डरूम के बाहरी दरवाजे खुले और आर्यन मल्होत्रा और स्नेहा मल्होत्रा एक साथ आए। स्नेहा ने एक बड़ी आरामदायक लेकिन बहुत ही क्लासी मैटरनिटी फॉर्मल गाउन पहना था। आर्यन ने स्नेहा की कुर्सी पीछे की और उसे बहुत ही प्यार से बैठाया, फिर खुद उसके बगल में सीईओ वाली कुर्सी पर बैठ गया। दुबई के इन्वेस्टर्स ने खड़े होकर दोनों का सम्मान किया, लेकिन सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। सिंघानिया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखकर कहा, तो मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगा था कि आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग में आप अकेले आएंगे। आखिर ये मर्दों का खेल है और वैसे भी आपकी पत्नी के हालात देखकर मुझे लगता है कि उन्हें इस बोर्डरूम में नहीं बल्कि बेडरूम में होना चाहिए। ये शब्द सुनते ही आर्यन की आंखों में खून उतर आया। उसकी मुठ्ठियां कस गई और उसने विक्रमादित्य का जबड़ा तोड़ने के लिए अपनी कुर्सी से वो उठने ही वाला था। तभी स्नेहा ने बहुत ही शांति से अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रख दिया। आर्यन ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा की आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो आर्यन के गुस्से को शांत कर गया। आर्यन के मना करने के बावजूद भी स्नेहा ने बिना किसी घबराहट के अपनी कुर्सी से उठकर बोला, मिस्टर सिंघानिया, जिस हालत को आप कमजोर समझ रहे हैं वो एक औरत की सबसे बड़ी ताकत है। जो औरत अपने अंदर एक नए जीवन का निर्माण कर सकती है वो एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का निर्माण आपसे 100 गुना बेहतर कर सकती है। और रही बात मर्दों के खेल की, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब एक औरत बिजनेस के मैदान में उतरती है तो अच्छे अच्छे मर्दों के खेल के नियम बदलने जाते हैं। स्नेहा का यह करारा जवाब सुनकर बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। दुबई के इन्वेस्टर स्नेहा के इस आत्मविश्वास से बड़े प्रभावित हुए। आर्यन के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। स्नेहा ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसने रॉयल ओएसिस के हर एक पहलू, आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन, पर्यावरण की सुरक्षा को इतनी बारीकी से और इतने प्रभावशाली तरीके से समझाया कि इन्वेस्टर्स की नजरें स्क्रीन और स्नेहा से हट नहीं रही थी। विक्रमादित्य का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि इन्वेस्टर्स पूरी तरह से सनराइज ग्रुप की तरफ झुक चुके हैं। उसके महीनों की मेहनत इस एक प्रेग्नेंट औरत के प्रेजेंटेशन के सामने पानी हो रही थी। तभी हेड इन्वेस्टर शेख अल महमूद ने अपनी ताली बजाकर कहा, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग मिसेज मल्होत्रा, हमें आपका ये विजन बड़ा पसंद आया। मुझे लगता है कि रॉयल ओएसिस के लिए सनराइज ग्रुप से बेहतर कोई पार्टनर नहीं हो सकता। तभी सिंघानिया ने झल्ला कर कहा, शेख साहब, आप जज्बातों में बह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बड़े रिस्की है। क्या आपको लगता है कि प्रेग्नेंट औरत इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी? आपके पास तो समय भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन की अब बर्दाश्त
की हद पार हो चुकी थी। वो अपने जगह से उठा और उसकी खौफनाक आवाज पूरे बोर्ड रूम में गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, सिंघानिया, अगर तुमने मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारे इस वाइपर ग्लोबल को इसी कमरे में बैठे बैठे दिवालिया घोषित करवा दूंगा। रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट स्नेहा लीड कर रही है, लेकिन इसके पीछे आर्यन मल्होत्रा का पूरा साम्राज्य खड़ा है। क्या तुम्हें आर्यन मल्होत्रा की ताकत पर शक है? आर्यन की दहाड़ सुनकर विक्रमादित्य के पसीने छूट गए। शेख ने भी विक्रमादित्य की इस घटिया सोच से नाराज होकर सनराइज ग्रुप के हक में फैसला सुना दिया। शेख ने हाथ मिलाकर कहा, डील पक्की हुई मिसिज एंड मिस्टर मल्होत्रा। कल रात दुबई में हमारे गाला इवेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब सो चुके थे, विक्रमादित्य ने स्नेहा और आर्यन के पास आकर एक बहुत ही जहरीली आवाज में कहा, आज तुमने जंग जीत ली है आर्यन, लेकिन याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कल रात को होने वाला है और कल रात तक सब कुछ बदल सकता है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आर्यन ने विक्रमादित्य के कॉलर को पकड़ने ही वाला था, लेकिन स्नेहा ने उसे रोककर कहा, ऐसे कीड़ों पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए मल्होत्रा। हमारी जीत ही इसके लिए सबसे बड़ी सजा है। सिंघा ने वहां से पैर पटक कर निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। वो किसी भी हाल में स्नेहा को उस दुबई के गाला इवेंट में पहुंचने नहीं देना चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह आर्यन और स्नेहा अपने प्राइवेट जेट से दुबई के लिए रवाना हुए। दादी ने स्नेहा के माथे पर टीका लगाकर उसे विदा किया। स्नेहा की प्रेगनेंसी की वजह से आर्यन ने जेट में पूरा मेडिकल स्टाफ और हर सुख सुविधाओं का इंतजाम किया। दुबई पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा आलीशान 7 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया गया। शाम को होने वाला गाला इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने था। शाम के 6 बज चुके थे। स्नेहा ने एक बड़ा ही खूबसूरत एमराल्ड ग्रीन रंग का गाउन पहना था, जो उसकी प्रेगनेंसी को गुलों को और बढ़ा रहा था। आर्यन काले रंग के टक्सीडो में हमेशा की तरह बड़ा हैंडसम लग रहा था। तभी आर्यन ने स्नेहा की कमर पर हाथ रखकर आईने में देखकर कहा, तुम बिल्कुल कयामत लग रही हो। उसकी यह बात सुनकर आगे से स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, और आप बिल्कुल किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहे हैं। चलिए, हमें देर हो रही है। इसके बाद जैसे ही वो लोग होटल की लॉबी में पहुंचे, आर्यन के फोन पर उसके हेड ऑफिस सिक्योरिटी का एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आया। आर्यन ने कॉल उठाकर कहा, यस। दूसरी तरफ से आवाज घबराई हुई आई। कंपनी के एक एम्प्लॉय ने घबरा कर कहा, बॉस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सिंघानी ने हमारे दुबई वाले बैंक अकाउंट से एक फेक लीगल स्टे लगवा दिया गया है। उन्होंने कोर्ट में ये झूठे डॉक्यूमेंट पेश किए कि हमारी कंपनी दिवालिया हो रही है। अगर अगले 1 घंटे में हमने कोर्ट में काउंटर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया तो शेख हमारे साथ ये डील कैंसिल कर देंगे। सिंघानिया ने बड़े सब कुछ शातिर तरीके से प्लान किया है बॉस। उसकी यह बात सुनकर आर्यन का दिमाग सुन पड़ गया। 1 घंटे के अंदर काउंटर डॉक्यूमेंट पेश करना, वो भाई दुबई के लोकल कोर्ट में। उसने अपने दांत पीस कर कहा, मैं अभी अपने लॉयर से बात करता हूँ। स्नेहा ने आर्यन के चेहरे की सिकन पढ़ ली। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ आर्यन, सब ठीक तो है? आगे से आर्यन ने स्नेहा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, स्नेहा, सिंघानिया ने बड़ी गंदी चाल चली। मुझे दुबई के लीगल ऑफिस जाना होगा। मुझे अपने सारे इंटरनेशनल लॉयर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। वो सटे हटवाना है। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा ने तुरंत कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आर्यन ने सख्ती से कहा, नहीं, वहां का माहौल ठीक नहीं होगा। तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं। तुम सीधा गाला इवेंट में जाओगे। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जाकर वहां शेख की बातों में उलझा कर रखना, ताकि वो किसी और से बात ना करे। मैं स्टे हटवा कर सीधा गाला इवेंट में पहुंचता हूँ। मुझे सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। उसकी ये बात सुनकर सिन्हा थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो जानती थी आर्यन के बिना लीगल मसला हल नहीं होगा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। आगे से आर्यन ने स्नेहा के माथे को चूम कर कहा, तुम अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। बहुत जल्द वहीं दुबई के ग्रैंड गाला इवेंट में आ रहा हूँ। स्नेहा जब वहां पहुंची तो उसकी नजरें उस पर टिक गई। वहां बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अंदर दाखिल हुई। हालांकि अंदर से वो आर्यन के लिए बड़ा परेशान थी।
तभी सिंघानिया ने अपने हाथ में शैंपेन का गिलास लिए जहरीली मुस्कान के साथ स्नेहा के पास चलकर आया और उसने जोर से हंसकर कहा, अरे वाह मिसेज मल्होत्रा, आज तो आप कहीं अकेली आई हैं। आपका वो खूंखार पति कहाँ है? क्या वो अपनी कंपनी के दिवालिया होने के गम में रो रहा है? सिंघानिया यह बात बोलकर हंस रहा था। उसकी यह बात सुनकर आगे से स्नेहा ने अपनी नजरें सख्त कर ली। उसे समझ आ गया कि विक्रमादित्य को पता है कि आर्यन कोर्ट में गया है। इसलिए स्नेहा ने बड़ी शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। वो छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। आर्यन मल्होत्रा आपके इस घटिया साजिश को अभी कुचल कर आता ही होगा। तभी सिंघानिया ने गिलास मेज पर रखा और स्नेहा के करीब आकर धमकी भरे लहजे में कहा, तुम बहुत उड़ रही हो स्नेहा। तुम्हें लगता है कि आर्यन कोर्ट गया है? मैंने आर्यन को कोर्ट नहीं भेजा। मैंने उसे एक मौत के जाल में भेजा है। मेरे आदमियों ने आर्यन की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। इस वक्त तो शायद दुबई के किसी हाईवे पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। यह सुनते ही स्नेहा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। आर्यन की जान खतरे में है। स्नेहा का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसके चेहरे पर खौफ आ गया था। उसकी यह बात सुनकर सिंघानिया ने शैतानी हंसी हंसकर कहा, "हं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो कॉल करके देख लो अपने प्यारे पति को। तभी स्नेहा ने कॉल लगा दिया। उसी तरफ से आवाज आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली अनरीचेबल। ये सुनते ही स्नेहा के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने घबरा कर बड़बड़ा कर कहा, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। तब विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर स्नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करके कहा, अब आर्यन नहीं आएगा स्नेहा, ये प्रोजेक्ट अब मेरा है। और अगर तुम चाहो तो तुम आर्यन की 50% कंपनी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन विक्रमादित्य एक बात भूल गया था। वो भूल गया था कि स्नेहा सिर्फ खूबसूरत बीवी नहीं, वो इंसान की उसकी पत्नी है जिसने उसे लड़ना सिखाया। वो एक माँ बनने वाली थी और एक माँ अपने परिवार के लिए खूंखार शेर नहीं बन सकती थी। स्नेहा ने पूरी ताकत से विक्रमादित्य के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा, जिससे पूरा गाला इवेंट सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य का गाल लाल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेग्नेंट औरत ने भरी महफिल में उसे थप्पड़ मारा। विक्रमादित्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन इससे पहले सिंघानिया का हाथ स्नेहा तक पहुंच पाता, हवा को चीरते हुए गोली आई सीधा सिंघानिया के उस उठे हुए हाथ की कलाई को चीर कर निकल गई। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। हॉल के मेन गेट पर एक शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक स्नाइपर गन थी और जिसमें अभी धुआं निकल रहा था। वो कोई और नहीं, आर्यन मल्होत्रा था। आर्यन को देखते ही स्नेहा की जान में जान आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, आर्यन। आर्यन धीरे धीरे चलकर सिंघानिया के पास आया, जो जमीन पर गिरकर अपनी खून से लथपथ कलाई को पकड़े तड़प रहा था। आर्यन ने अपनी गन को अपने बॉडीगार्ड को दिया और विक्रमादित्य के बालों को पकड़कर उसका सिर जमीन से उठा दिया। आर्यन की आवाज इतनी खौफनाक थी, ऐसा लगा मानो मौत खुद बोल रही हो। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, तेरी इतनी जरूरत सिंघानिया? तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश की। तूने सोचा कि तू आर्यन मल्होत्रा की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा सकता है और उसे मार देगा। तू आर्यन मल्होत्रा को नहीं जानता। मैं मौत के मुंह से भी अपनी बीवी के पास आ सकता हूँ। असल में आर्यन की गाड़ी के ब्रेक फेल जरूर हुए थे, लेकिन आर्यन का ड्राइवर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर में से एक था। उसने गाड़ी को एक रेत के टीले से टकरा कर रोक लिया। आर्यन को मामूली खरोंच आई, लेकिन उसने अपने आदमियों के जरिए सिंघानिया के उन गुंडों को वहीं जिंदा दफना दिया। सीधा गाला इवेंट में पहुंच गया। आर्यन ने विक्रमादित्य को जमीन पर पलटा। तभी शेख अल महमूद ने तुरंत आगे आकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, ये क्या हो रहा है? ये खून खराबा। आर्यन ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और शेख के सामने रखकर कहा, शेख साहब, ये इंसान सिंघानिया कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल फ्रॉड और आतंकवादी है। इसने मुझे मारने के लिए कोशिश की, मेरे बैंक अकाउंट्स पर झूठा स्टे लगवाया, मेरी पत्नी को धमकी दी। मैंने दुबई पुलिस का इसके सारे काले कारनामों को सबूत भेज दिए हैं। पुलिस बाहर आ चुकी है।
तभी दुबई पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने आकर सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया। उसका सारा अहंकार, उसका गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। आर्यन के अपने हाथ रुमाल से उसने पोंछे और मुड़कर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा दौड़कर उसके गले लग गई। तभी उसने रोकर कहा, आर्यन, मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मल्होत्रा ने स्नेहा को अपनी बाहों में कसकर छुपा लिया। इसके बाद माहौल शांत होने लगा। शेखर महमूद ने आर्यन और स्नेहा से माफी मांगी और तुरंत रॉयल ओएसिस के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। ये सनराइज ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। सब लोग खुश हुए, तालियां बज रही थी, लेकिन अचानक स्नेहा के चेहरे पर एक भयंकर दर्द की लकीर आ गई थी। उसकी चीख सुनकर तुरंत आर्यन घबरा गया। उसने घबरा कर कहा, स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ? तभी उसने देखा स्नेहा के पैरों से पानी रिसने लगा। डर, स्ट्रेस, थकान की वजह से स्नेहा को 7वें महीने में लेबर पेन शुरू हो गया था। उसने दर्द सहने की कोशिश करके कहा, आर्यन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमारा बच्चा। वहीं आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया था। जो इंसान बंदूक और मौत से नहीं डरता, वो अपनी पत्नी को दर्द में देखता तड़प रहा था। उसने चीख कर कहा, एम्बुलेंस बुलाओ अभी। उसने बिना एक सेकंड बर्बाद किए उसे अपनी गोद में उठाया और बैंकेट हॉल के बाहर की तरफ भागा। उसने भाग कर कहा, कुछ नहीं होगा स्नेहा, मेरी तरफ देखो, आंखें खुली रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। दुबई के सबसे बड़े बेहतरीन अल जहरा वीआईपी हॉस्पिटल में आर्यन की गाड़ी किसी तूफान की तरह चल पड़ी थी। वहां पर मेडिकल टीम पहले से बेहतर इंतजार करने लगी थी। स्नेहा को तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाकर डिलीवरी रूम की तरफ लेकर जाया जाने लगा। डॉक्टर ने आर्यन को डिलीवरी रूम के बाहर रोक कर कहा, सर, आप अंदर नहीं जा सकते। ये प्री मेच्योर डिलीवरी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें अपना काम करने दीजिए। स्नेहा दर्द से चीख रही थी, आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर आर्यन की आंखों में पहली बार आंसू छलक पड़े। उसने स्नेहा का माथा चूम कर कहा, मैं यहीं बाहर हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। तुम बहुत स्ट्रांग हो स्नेहा, तुम्हें मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए हिम्मत रखनी होगी। और दरवाजे बंद हो गए। ये रात आर्यन मल्होत्रा की जिंदगी की सबसे लंबी, भयानक और सबसे दर्दनाक रात थी। वो उस खाली कॉरिडोर में पागलों की तरह यहाँ वहां टहल रहा था। वो इंसान जो कभी भगवान में विश्वास नहीं करता था, आज जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर स्नेहा और अपने बच्चे की सलामती की भीख मांग रहा था। अंदर से आती हुई स्नेहा की हर चीख आर्यन के सीने में किसी खंजर की तरह उतर रही थी। उसे अपनी पूरी दौलत, अपना पूरा साम्राज्य इस वक्त मिट्टी में बराबर लग रहा था। उसने भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, हे भगवान, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, मेरी सारी उम्र उसे दे देना, बस उसे कुछ मत होने देना। इसी के साथ 4 घंटे, पूरे 4 घंटे बीत गए। तभी अचानक डिलीवरी रूम के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने आर्यन के कानों में किसी मधुर संगीत की दस्तक दे दी। एक नवजात शिशु के रोने की आवाज। आर्यन अपनी जगह से उछल पड़ा और उसका दिल खुशी से इतना खुल चुका था जैसे वो फट जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर एक थकी हुई मुस्कान के साथ आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पत्नी बहुत बहादुर है, उन्होंने मौत को मात दे दी। आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्वस्थ बेटी हुई है। बेटी, ये शब्द सुनते ही आर्यन के पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू का झरना बह निकला और वो पिता बन गया था। आर्यन ने रोकर पूछा, मेरी पत्नी वो कैसी है? डॉक्टर ने कहा, वो खतरे से बाहर है, बहुत थक गई है, लेकिन वो आपको बुला रही है, आप अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर की यह बात सुनते ही लड़खड़ाकर वो अंदर गया। स्नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसके होठों पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी। उसकी छाती से चिपका हुआ छोटा सा गुलाबी रंग का बहुत ही नाजुक से तौलिए में लिपटा हुआ वजूद। आर्यन धीरे धीरे चलकर स्नेहा के पास गया। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस छोटी सी जान को छुआ। ये स्पर्श इतना जादुई था कि आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्नेहा के माथे पर एक लंबा और गहरा चुंबन करके कहा, थैंक यू, थैंक यू स्नेहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, मेरी बेटी, मेरी परी।
आगे से स्नेहा ने आर्यन के आंसुओं को अपने कमजोर हाथों से पोंछकर कहा, ये हमारी प्यार की निशानी है, ये हमारी जीत है। उसकी यह बात सुनते ही आर्यन ने बड़े ही नजाकत से अपनी बेटी को गोद में उठाया। वो इंसान जिसके नहम से शहर कांपता था, आज वो अपने छोटी सी जान के आगे नतमस्तक था। तभी उसने कहा, इसका नाम हम क्या रखेंगे? स्नेहा ने कहा, आराध्या। आराध्या आर्यन मल्होत्रा। आगे से स्नेहा ने नाम बता दिया और आर्यन ने माथा चूम कर कहा, आराध्या मेरी प्यारी बेटी। ऐसे ही खुशियों भरे एक साल के बाद मल्होत्रा मैंशन के विशाल बगीचे में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। आज आराध्या का पहला जन्मदिन था। पूरा मैंशन फूलों, गुब्बारों और खिलौनों से सजा हुआ था। शहर के सारे बड़े लोग वहां मौजूद थे। स्नेहा ने बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक रंग की साड़ी पहनी थी। वो और भी ज्यादा खूबसूरत और निखरी हुई लग रही थी। वो सामने उसने पीछे से कमर में किसी ने हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। स्नेहा ने जैसे ही देखा वो आर्यन था। आर्यन ने आज ब्लैक सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वो खौफनाक कठोरता नहीं थी। अब उसके चेहरे पर एक सुकून और एक मुकम्मल इंसान की झलक थी। आर्यन ने स्नेहा के कानों में फुसफुसा कर कहा, मिसेज मल्होत्रा, क्या आप मेरे साथ एक डांस कर सकती हैं? उसकी यह बात सुनकर स्नेहा ने हंसकर कहा, आर्यन, सब लोग देख रहे हैं। आर्यन ने बिना किसी के परवाह के स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, देखने दो। तभी हल्का हल्का रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। आर्यन ने अपना एक हाथ स्नेहा की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसने अपनी बाहों में झुलाने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो दुनिया के उनके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। आर्यन ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर वो लकड़ी का बोर्ड लटकाए खड़ी थी? उसकी यह बात सुनकर स्नेहा की आंखों में उस दिन की याद आई। उसने हल्के में सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे याद है। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे लगा था कि मैं किसी खूंखार राक्षस के जंगल में फंस गई थी। उसके यह बात सुनकर आर्य ने स्नेहा को अपने और करीब खींच लिया, इतना करीब कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गई। आर्य ने तुरंत कहा, और मुझे लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की, एक अनजान लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। लेकिन आज आज जब मैं तुम्हें और आराध्या को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भगवान ने खुद आसमानों में लिखा था। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा की आंखें छलक गई। उसने अपना सिर आर्यन के सीने पर टिका दिया और बिल्कुल उसी जगह जहां आज भी उसके होठों के उस लाल लिपस्टिक का वो दाग एक मीठी याद बनकर आर्यन के रूह पर छुपा हुआ था। स्नेहा ने अपनी रूह से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन। आगे से आर्यन ने उसकी आंखों में देख कर कहा, और मैं तुम्हें अपनी जान, अपनी दुनिया, अपनी हर एक सांस से ज्यादा प्यार करता हूँ मेरी स्नेहा। तभी यह देखकर आसपास के लोग तालियां बजा रहे थे। वहीं आराध्या अपनी परदादी की गोद में किलकारियां मार रही थी। और इसी के साथ मजबूरी से शुरू हुई यह कहानी साजिश, आंसू और नफरतों के भयंकर तूफानों को चीरते हुए प्यार, विश्वास और एक मुकम्मल परिवार के खूबसूरत साहिल पर आकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करना। जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। और कल हमारी नई कहानी फेक गर्लफ्रेंड शुरू होने जा रही है।